हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अब है अपना प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न के अनुसार हमें 306 और 657 का HCF दिया गया है। कितना है? 9। और हमसे पूछा है कि 306 और 657 का आपको क्या ज्ञात करना है? LCM। यानी अब हमारे लिए दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो 306 और 657, और उनका क्या दिया गया है? HCF। और हमसे पूछा है इन्हीं संख्याओं का LCM। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास एक मात्र बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल फॉर्मूला है, जिसके अनुसार हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला है वो है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है LCM गुणा HCF। देखो, इस सूत्र को हम पहले भी काम में ले चुके हैं, जिसमें हमें जांच करनी थी, तो उसमें भी हमने ये सूत्र को काम में लिया था। यही सूत्र इस प्रकार के सवालों में भी लगता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो अपने पास 306 और एक 657। यानी हम यहाँ 306 इंटू 657, यानी ये हो गई हमारी दो संख्याएं। इनका गुणनफल कर दिया हमने, और वो किसके बराबर है? LCM गुणा HCF। अब होगा क्या कि या अगर इन दोनों संख्याओं को देगा तो इसमें से LCM और HCF में से कोई एक का मान जरूर देगा। तो देखिए किसका मान दिया गया है? LCM तो हमसे क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है। तो हमें क्या दिया है? HCF, जो कि कितना है? 9। यानी LCM की जगह अपन क्या रख सकते हैं? LCM इंटू और HCF का मान कितना दिया है? 9। इस प्रकार से हम यहाँ से LCM का मान निकालेंगे। तो 9 को कहाँ ले आएंगे? अपॉन में, क्योंकि 9 LCM के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में। यानी उधर से इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? ये अपॉन में, यानी नीचे। तो अपने पास इधर क्या है? 306 इंटू 657 और 9 आ गया यहाँ पर, और उधर क्या बचा? LCM। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं इसको। 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, और 9 से या तो इसे काट लो, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, किसी को भी काट सकते हैं। यानी इसमें अगर 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 3 27, और कितना बचा? 3, ये हो गया 36। 9 चौके 36, यानी ये हो गया हमारे पास 34 बार कट गया 306। और अपने पास क्या बचा है? 34 इंटू 657। यानी हमें 34 का गुणा किससे करना है? 657 से। यानी 657 इंटू 34, तो गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और 4 छेकी 24, और ये हो गया 7 तिया 21, और 5 तिया 15, और 6 तिया 18, और 1 19। यह आ गया अपना 8 3 7 4 11, और 9 और 2 11, और 1 12, और 1 और 1 2। यह आ गया अपना 22,138, जो कि क्या है? LCM। यानी हमने LCM निकाल लिया। कितना? 22,138। तो बहुत ही सिंपल था ये, केवल हमें फॉर्मूला याद रखना था और दो संख्याओं का गुणनफल किया। इधर LCM और HCF आते हैं गुणा में। जिस जिसका मान दिया था हमने उसका मान रख दिया, और हमने आसानी से LCM निकाल लिया। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, जिसके अनुसार हमें जांच करनी है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है। वो लॉजिक ये है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होती है और कब नहीं होती। यानी कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो उन गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। यानी 0 पर समाप्त होने के लिए ये एक शर्त मानिए या कुछ भी कहिए, ये एक शर्त है कि जिस भी संख्या के बारे में हमसे पूछा जाता है कि जो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उन अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। यदि इसमें 2 नहीं है तो वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि इसमें 5 नहीं है तो वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी 2 है, 5 नहीं है तो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 5 है, 2 नहीं है
तो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। समझ? तो इस प्रकार से यदि हम जो संख्या है अपनी 6 की घात n, 6 की घात n, अगर इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो क्या लिखेंगे? 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 3 की घात n। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप आगे भी खोल सकते हैं, एक और स्टेप ये हो जाएगा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो यहां से आप देखिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं है? 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 भी होना चाहिए। तो हम यही लिख सकते हैं, क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अनुपस्थित है। 2 तो है, लेकिन 2 का जोड़ीदार 5 अनुपस्थित है। अतः 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी आपको लॉजिक समझना है, बस आपको इतना याद रखना है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे इस प्रकार की संख्या आ गई 2 × 3 × 5, तो ये बताइए 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी? तो इसमें हमें केवल 2 और 5 देखने हैं बस, उसके अलावा कुछ है तो ठीक और नहीं है तो ठीक। तो इसमें ये भी 0 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों है। आई थिंक ये प्रश्न आपको समझ में आ गया